वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं। आप इनको साथ ही साथ नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। साथ ही साथ आप नोट बनाते चलिए ताकि आपको दोबारा नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जितनी भी मैंने प्रेजेंटेशन दी है आप उसकी हेल्प लेंगे। जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं आप उसकी हेल्प लेंगे, और गूगल की और अपने टेक्स्ट बुक की, इन सब की हेल्प लेके आपको नोट्स बनाने हैं। खाली एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। तो जो मैं आपको पीपीटी दे रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताता हूं, क्योंकि सारी चीजें मैं पीपीटी में नहीं डाल सकता। तो इसके अलावा जब मैं क्लास ले रहा होता हूं, लेक्चर ले रहा होता हूं, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताता हूं। तो आपको वो वीडियो लेक्चर से सुन के उनको भी अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है नोटबुक में, सो दैट कि आप एग्जाम के समय एक बार उसको रिवाइज कर पाए। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये क्या है? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज हैं, इकोनॉमी को क्यों बेनिफिशियल है, हमारी इकोनॉमी में किस तरह से हेल्प मिल सकती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। और अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कितने तरह से हम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ लेक्चर बना के अपलोड करे हुए हैं, प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर, और कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। ये चारों टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना के अपलोड करे हुए हैं। पहले आप लोग ये वाला लेक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर वो वाला लेक्चर भी देखेंगे, वो पहले से ही आप लोगों को मिल जाएगा। जब आप ये दोनों लेक्चर अच्छे से देख लेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। उसके बाद पेपर में आएगा, टेस्ट में आएगा, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है अकेला, एक सिंगल इंसान। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे आसान तरीका है बिजनेस स्टार्ट करने का। इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग के लेवल पे अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है। उसके बाद सेकंड मेथड आता है हमारा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या करते हैं? अगर मुझे ये लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें मुझे एक से ज्यादा लोगों की जरूरत हो सकती है, या मुझे एक से ज्यादा हैंड्स की जरूरत है, अकेले बिजनेस नहीं मैनेज हो पा रहा है, या फिर मुझे कैपिटल की शॉर्टेज पड़ रही है, मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मेरे बिजनेस में कैपिटल लगाएं आके, लेकिन वो भी साथ में पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उस केस में हमें पार्टनरशिप फर्म की तरफ जाना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड फॉर्म आता है, इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि होता क्या है, और ये सब आप लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। थर्ड आता है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या हुआ? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ये हुआ कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, और वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। एक बड़ी फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बहुत सारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी होती हैं। अभी हम लोग स्टॉक मार्केट को भी डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर कोई पहले से स्टॉक मार्केट को समझना चाहता है तो मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर भी 2-3 लेक्चर बना के ऑलरेडी पे अपलोड कर दिया है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां पे जाके उनको देख सकते हैं। और ये जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी डाल दूंगा। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, और वो सारे के सारे लोग उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं। कुछ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी होती हैं। अब मेरे से कोई ये पूछेगा कि सर ये बताइए कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंस क्या है? तो आप लोगों को कुछ आइडिया लगा कि क्या डिफरेंस है तीनों में? कोई बता सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक सिंगल इंसान होता है, इसको सोलोप्रेन्योर भी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जैसे एंटरप्रेन्योर है, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर हैं और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर है बिल्कुल सिमिलर है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी 4-5 लेक्चर अवेलेबल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी 4-5 लेक्चर अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। अगर वो सारे के सारे लेक्चर आप अच्छे से सुन लें, और उसको सुनने के बाद आप जितनी भी क्वेरीज हैं मेरे से क्लास में पूछें, तो आपको नेक्स्ट लेवल का एडवांटेज मिलने वाला है। जो भी कंटेंट उनमें मैंने दिया है आपको, वो बहुत अच्छा कंटेंट है, और शायद आप अगले 4-5 साल में भी उतना नॉलेज ना अक्वायर कर पाते
जितना कि नॉलेज टेक्नोलॉजी की हेल्प से, अभी क्या होता है कि जब मैं क्लास में बोलता था तो जितने लोग सामने बैठे होते थे उतने ही लोग एडवांटेज ले पा सकते थे, और उसमें भी क्या होता था, किसी की तबीयत उस दिन ठीक नहीं है, किसी का मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, कोई कुछ और सोच रहा है, तो वो कंटेंट निकल जाता है। अभी क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको रिकॉर्ड करके और उसको अपलोड कर देते हैं। अब क्या है कि जब भी आप फ्रेश फील कर रहे हैं, जब भी आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं पढ़ने के लिए एकदम फिट हूं, ठीक है, आप उसको लेक्चर को ओपन करिए और पूरा लेक्चर सुन लीजिए। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये हमारे समय में नहीं था। आप लोगों को ये बहुत बड़ा वरदान मिला है कि आपको दुनिया के इतने सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना है, सारे के सारे अवेलेबल है। आपको बस थोड़ा समय देना है अपना, आपको अपनी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को रोकना है, जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, समय बर्बाद करते हैं, उसको रोक के आपको लेक्चर सुन लेने हैं। तो आप जितने ज्यादा लेक्चर सुनेंगे आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा और उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे, आगे चल के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। आपको बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे प्रोफाइल की जॉब मिलेगी और आपको बड़ा से बड़ा पैकेज ऑफर होगा। ये सब चीजें किस बात पर डिपेंड करेंगी कि आपको नॉलेज कितना है। और नॉलेज कहां से आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे, जब ज्यादा से ज्यादा आप लेक्चर देखोगे। पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक, कोऑपरेटिव। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को हम लोग सोलोप्रेन्योर भी कहते हैं। अकेला इंसान होता है, जैसे आपने देखा होगा जनरल मर्चेंट वाला, ग्रोसरी वाला, जो एक सिंगल छोटी दुकान खोल के अपना काम करते हैं। एक सिंगल आदमी बैठा है, ऑफिस खोल लिया, ठीक है, इस तरह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, इस तरह के छोटे काम। पार्टनरशिप फर्म, जब आपको लग रहा है कि आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो आपने पार्टनरशिप फर्म चलाई, मतलब एक से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें पार्टनरशिप फर्म होती है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। उनको दूर करने के लिए हमने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई। और कोऑपरेटिव क्या होता है ये भी हल्का सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है कि अभी तक जो ऊपर की तीनों फॉर्म्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब प्रॉफिट मोटो पे काम करती हैं, मतलब इनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल मत नोट करिएगा, ऊपर वाला खाली डेफिनेशन नोट कर लीजिए, 2 लाइन वाली। ऊपर की जो 3 फॉर्म्स हैं, अब हम लोग कोऑपरेटिव भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो बिजनेस होती हैं जो बेसिकली उनका प्रॉफिट अर्न करना मोटो नहीं होता है। अभी तक की ऊपर की जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस का क्या मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने मेंबर्स को हेल्प करना। जैसे आपने नाम सुना होगा अमूल का, तो अमूल का आपने नाम सुना होगा, और अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और अमूल की केस स्टडी हम लोग करेंगे। बहुत बड़े एरिया में, देश के बहुत बड़े एरिया में लाखों फार्मर्स को की जिंदगी को इन्होंने बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। इस कोऑपरेटिव ने एक, इसके साथ साथ एक हम लोग केस स्टडी और करेंगे, मुझे याद जरूर दिलाइएगा, लिज्जत पापड़, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, 2 केस स्टडी हम लोग करेंगे। ये दोनों काफी सक्सेसफुल कोऑपरेटिव हैं और इन्होंने बहुत सारे लाखों लाख लोगों की जिंदगी को बदला है, उनको हेल्प करी है और उनको आगे बढ़ने में मदद करी है। और साथ ही साथ इनका इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अमूल जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्स 50,000 करोड़ होगी, और उसकी जो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसका मुकाबला HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी नहीं कर पा रही हैं। तो हम लोग अमूल का एक छोटा सा कॉमर्शियल देख लेते हैं। बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजी में अमूल का कोई जोड़ नहीं है और ये कोऑपरेटिव है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका सोल मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका सोल मोटिव है अपने मेंबर्स को हेल्प करना। अमूल एंथम सॉन्ग है और मेरो गाम कठा बाड़े जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, ध्यान से देखिएगा। मेरो गाम कठा बाड़े जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टोको गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना, मारे घर अंगना ना भूलो ना।
पे खुशियों की फुहार, 12 महीना है त्योहार, घर वाली बनी रानी, मारे काम की ये कहानी सुनो सुनो रे। दूध का सागर बहता जाए, कंगन सोने के खनकाए, सुनो तार पे शहनाई, हमारे घर झांझर लक्ष्मी के बाजे, हमारे घर झांझर लक्ष्मी के बाजे। अब मैं 1 मिनट आपको ये क्यों दिखा रहा हूं इसके बारे में बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं आपको कॉमर्शियल क्यों दिखा रहा हूं। आपने जितना कॉमर्शियल देखा उसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक काठियावाड़ गांव है, वहां पे कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किसान हैं, वो लोग बहुत खुश हैं। और ये एक ऐसा गांव था जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति शुरू नहीं करी थी, उस समय इस गांव के किसान आत्महत्या कर रहे थे, भूखमरी का शिकार थे और बहुत बुरा हाल था। और ये गुजरात का गांव है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं होती है। और अभी उस गांव में और उसके आसपास के गांव में और इवन पूरे प्रांत में बहुत ज्यादा खुशहाली है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अथक प्रयास करके श्वेत क्रांति स्टार्ट करी, ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन का शुरुआत करा। और ये सारे के सारे किसान लोग वो क्या करे, मेरे मतलब घर आंगना खुशियां, मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रही है इस सॉन्ग के थ्रू, जो उनके लोक भाषा में आधारित है, कि अमूल के पहले वो लोग बहुत गरीब थे, बहुत परेशान थे, लेकिन अमूल ने उनकी जिंदगी को बहुत बदल दिया है। वो इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं। और वो देखो मोबाइल का इस्तेमाल कर रही, सेल्फी ले रही है या फोटो खींच रही है। लोग दिखा रहे हैं कि शहर के लोग, आपने देखा होगा बीच में एक शहर की माँ अपने बच्चे को दूध दे रही है, तो वो गांव से शहर, मतलब वो गांव का दूध शहरों में सप्लाई हो रहा है। तो वो कह रही है खुश रहे तेरा बेटा बेटी, मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम लोग जो अथक परिश्रम करके आपको जो प्योर मिल्क सप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी वजह से आपका फैमिली हेल्दी हो, प्रॉस्पेरिटी आए, आप लोग खुशहाल रहो, और उसकी वजह से वो भी खुशहाल हो रहे हैं। दिस इज द विन विन सिचुएशन फॉर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। मिल्क प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत अच्छा है और कंज्यूमर के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो ये एड में बताने की कोशिश हो रही थी। और लाखों लाख किसानों की जिंदगी को इस कोऑपरेटिव ने बदल दिया। अमूल, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 50,000 करोड़ है, जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मुकाबला प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HUL, ITC, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर सकती, नेस्ले भी नहीं कर पा रही है। वो कंपनी का मालिक कौन है? कोई मालिक नहीं है, सारे किसान उसके मालिक हैं। कोऑपरेटिव में मालिक कौन होता है? उसके जो मेंबर्स होते हैं, यानी उसके जो फार्मर्स, जो भी उसके गरीब लोग मेंबर्स होते हैं, वो उसके मालिक होते हैं। तो ये एड जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लगाई जाती है तो उसका एक प्रमोटर एडवांटेज लेता है, उसके कुछ शेयर होल्डर एडवांटेज लेते हैं, लेकिन जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलती है तो उससे लाखों लाख गरीब लोगों को एडवांटेज होता है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर सक्सेसफुली रन कर ले, अच्छे से रन कर ले, तो उससे बढ़िया बिजनेस तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलता है। कोई 1 या 2 या 10-15 लोग नहीं एडवांटेज लेते हैं। अभी क्या है, रिलायंस अच्छा कर रही है तो मेन एडवांटेज 45% शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली के पास है, वो दुनिया के 4थे नंबर के अमीर हो गए। इससे क्या देश के 150 करोड़ लोगों का कोई भला हुआ? भला किसका हुआ? अंबानी फैमिली का भला हुआ, कुछ शेयर होल्डर्स का भी भला हुआ, कुछ इन्वेस्टर्स का हुआ, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर विदेश में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर अमूल अच्छा कर रही है, अगर अमूल का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो किसका भला होगा? लाखों लाख किसानों का भला हो रहा है। क्योंकि अमूल क्या करता है, सारा प्रॉफिट अपने किसानों को वापस कर देता है, बहुत कम रिटेन करता है अपने पास, सिर्फ उतना रिटेन करता है जितना उसको एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट लगती है, जितना उनके एक्सपेंसेस लगते हैं। यानी 18-20% अपने पास रखता है, 80% से ज्यादा वापस कर देता है फार्मर्स को। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से। तो हम लोग डिटेल में और समझेंगे। थोड़ा सा ऐड बचा है, इसको ऐड देख लीजिए। आपको आइडिया लग गया क्यों मैं ऐड दिखा रहा था? आप इसको उस नजरिए से एक बार देखिएगा।
ये देखो कितने सारे लोग दूध लेके जा रहे हैं। मतलब अमूल का डिलीवरी वैन आता है हर गांव में, गांव के बाहर रुक जाता है, सारे फार्मर्स अपना अपना मिल्क लेके उसमें देते हैं और उनको डेली बेसिस पे या जैसा भी वीकली या मंथली बेसिस पे, वैसे तो डेली बेसिस पे पेमेंट हो जाती है और वो सारा का सारा प्रोडक्ट फिर शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है। इसीलिए बीच बीच में शहर के बच्चे, शहर के लोग भी दिखाई दे रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि आप लोग भी खुश रहो हमारे प्रोडक्ट से। तो आपको कोऑपरेटिव समझ में आ गया। अब हम लोग अमूल की केस स्टडी किसी दिन डिटेल में करेंगे, जब हम लोग पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरी अच्छे से, सोल प्रोप्राइटरशिप, हम लोग इसको सोलोप्रेन्योर भी कह सकते हैं, क्योंकि अंतरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, अंतरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस क्या है? जो फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करता है उसको जनरली हम लोग अंतरप्रेन्योर कहते हैं। नया इनोवेटिव आइडिया, नया चीज, इस तरह की कुछ चीज करता है तो उसको हम लोग अंतरप्रेन्योर कहते हैं। तो a sole proprietorship is a business owned and operated by one individual। सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसको एक अकेला इंसान मैनेज कर रहा हो, जिसका मालिकाना हक सिर्फ एक इंसान के पास हो, owned and managed by one individual is known as sole proprietorship। क्लियर? एग्जाम्पल, आपके घर के पास के किराना स्टोर, कोई पान की दुकान, कोई छोटा पीसीओ बूथ, कोई छोटा कंसल्टेंट, इस तरह के सारे लोग, वो सारे के सारे लोग इसमें आएंगे। हाँ, तो ये एग्जाम्पल क्या हो गए? टेलीफोन बूथ, ग्रोसरी शॉप, वेजिटेबल स्टोर, और जैसे आपने देखा होगा रोड साइड वेंडर्स आते हैं, कोई पापड़ी बेच रहा है, कोई भेलपूरी बेच रहा है, कोई दाल मोट बेच रहा है, ठीक है। इस तरह के जो इंडिविजुअल वेंडर्स होते हैं, जो रेडी लेके निकलते हैं, फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल सेलर्स, ये सारे के सारे लोग एक तरह से सोलोप्रेन्योर है। तो सोलोप्रेन्योर मतलब ये मत सोच लीजिए कि सब सारे वो जो बहुत छोटा बिजनेस या गरीब लोग होते हैं उन्हीं को सोलोप्रेन्योर या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का काम करने वाला एक इंडिविजुअल बहुत अमीर भी हो सकता है, और आपको मार्केट में, जैसे अगर आप बिरहाना रोड चले जाएं या लॉटूस रोड चले जाएं, तो उसमें जितनी भी शॉप्स हैं जिसमें करोड़ों के टर्नओवर हो रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी दुकानें या शॉप्स जो होंगी वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही चला रहे होंगे, मतलब उसमें एक ही इंडिविजुअल मालिक होगा। इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं? पहली बात, मैंने क्या आपको बताया था कि दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। किसी भी, जितनी भी सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, उसमें सोलोप्रेन्योर को चालू करना, शुरू करना सबसे आसान है। क्यों? जीरो डॉक्यूमेंटेशन, इसमें किसी प्रकार की कोई कागजी कार्रवाई, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लिखा पढ़ी कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आप एक ऑफिस खोलिए, एक बोर्ड लगा दीजिए, आपकी मर्जी है लगाइए, आपकी मर्जी है ना लगाइए। आप एक शॉप का नाम रख लीजिए, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप अपने नाम से चला सकते हैं। जैसे दीक्षित मिष्ठान भंडार और लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले, इस तरह का, ये सब क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक इंडिविजुअल आदमी चला रहा है उसको, और मर्जी है तो नाम रख रहा है, मर्जी है तो नहीं रख रहा है, अपने नाम से भी चला सकता है। कोई शॉप का नाम अगर आप रखना चाहते हैं, बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो आप अपने नाम से भी रन करा सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, किसी के साथ कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, इजी टू स्टार्ट, बहुत आसानी से शुरू हो जाता है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, किसी के साथ कोई प्रॉफिट शेयर नहीं करना। डिसीजन मेकिंग बहुत आसान है। फोर्थ पॉइंट, इजी डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि आपको किसी से कंसल्ट नहीं करना, जो भी डिसाइड करना है आपको करना है, आपको यस करना है, आपको नो करना है। जब आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, जब कोई आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि बेटा आप लिख नहीं रहे। फोर्थ पॉइंट है इसमें इजी डिसीजन मेकिंग। इजी डिसीजन मेकिंग का मतलब यह हुआ कि आपको किसी के साथ कोई डिस्कस नहीं करना, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, आपको खुद ही स्वयं डिसीजन लेना है, सारा डिसीजन आपको खुद लेना है। इजी टू वाइंड अप, स्टार्ट करना भी बहुत आसान है और वाइंड अप यानी स्टॉप करना भी बहुत आसान है। आप उसको आसानी से शुरू कर सकते हैं और आसानी से खत्म कर सकते हैं। सीक्रेसी मेंटेन रहती है। सीक्रेसी मेंटेन का क्या मतलब है? बिजनेस में क्या सीक्रेसी मेंटेन रहना चाहिए? हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। सीक्रेसी का मतलब ये, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इसे कोका कोला है, तो दुनिया में ओके के बाद कोका कोला सबसे ज्यादा बोला और समझे जाने वाला वर्ड है। मतलब ओके जो वर्ड है इंग्लिश भाषा का, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बोला और समझा जाता है। सब ओके बोल देते हैं, ठीक है, ठीक, मैं भी बहुत ठीक है बहुत बार बार बोलता हूँ, क्योंकि पूछने की कोशिश करता हूँ तो आदत पड़ गई है शायद, धीरे धीरे इसको हटाना है, बहुत ज्यादा बार बोल देता हूँ। तो
मेरी जो क्लास टीचर थी जब मैं पढ़ाई करता था वो ओके बहुत बोलती थी। तो ओके के बाद कोका कोला दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला और समझा जाने वाला वर्ड है। जहां पे इंग्लिश नहीं भी बोली जाती वहां भी कोका कोला लोग समझते हैं। तो मैं कोका कोला का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? सोल प्रोप्राइटरशिप में वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो लिस्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। मैं इसलिए दे रहा हूं कि कोका कोला क्या है? एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है, काला पानी विद कार्बन। कार्बोनेटेड ड्रिंक है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है, लेकिन वो बहुत पॉपुलर है, लोग पीना पसंद करते हैं। डाइट कोक भी आ गया है तो उसमें लो कैलोरी होती हैं, लेकिन इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा पीते हैं उसको। ये लोग कहते हैं, वॉरेन बफेट का तो कहना है कि मेरे शरीर में खून की जगह कोका कोला बहता है। और जब भी वो कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं या फिर कोई उनकी फोटो आती है, बगल में कोका कोला का केन जरूर रखा रहता है। 88-89 ईयर के हो गए हैं वो, स्टिल बहुत प्रोडक्टिव हैं। आप लोग वॉरेन बफेट के बारे में जानते हैं? ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, मतलब ओमाहा अमेरिका में एक जगह है, उसका देवता। उनको स्टॉक मार्केट किंग के नाम से जाना जाता है। और वो बिजनेस की दुनिया में एक ऐसे इंडिविजुअल इंसान है जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और स्टिल वो दुनिया के टॉप 5 इंसानों में से रहते हैं, रिचेस्ट। कैसे? सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी से उन्होंने इतना पैसा बनाया है। और उन्होंने अपनी 75% वेल्थ चैरिटी कर दी है। स्टिल ही इज इन टॉप 10। इतनी चैरिटी करने के बाद भी वो टॉप 5, टॉप 10 में हमेशा रहते हैं। दुनिया के जो सबसे लंबे समय तक नंबर 1 इंसान रहे, कौन? बिल गेट्स। बिल गेट्स के वो सबसे बड़े दोस्त हैं। और वो जो चैरिटी करते हैं, वो उसमें से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो करते हैं, बिल गेट को चैरिटी करते हैं। अब आप सोचोगे जो सबसे अमीर आदमी है उसको चैरिटी करते हैं, इसका क्या मतलब? तो मजाक है। वो एक्चुअली बिल एंड मेलिंडा गेट, उनकी जो वाइफ है, वो दोनों लोग मिलके एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। वो पूरी दुनिया में गरीब लोगों के लिए काम करती है। इंडिया में भी उसकी ब्रांचेस हैं, इंडिया में भी बहुत पैसा खर्च करती है बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन। चेन्नई में इधर उधर बहुत काम किया है, गरीब बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए इस फाउंडेशन ने बहुत काम किया है। वॉरेन बफेट को ये लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनके पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए उन्होंने मैक्सिमम पैसा उसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है ताकि वो, और उन्होंने एक विल बना रखी है, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है कि जब वो मर जाएंगे तो सारा का सारा पैसा जो है ट्रस्ट में दे दिया जाएगा, उनके बच्चों को नहीं दिया जाएगा। मतलब मोर देन 99% पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जाएगा, बच्चों को नहीं कुछ भी छोड़ के जा रहे। कह रहे हैं आप अपने आप कमाइए, अपने आप बनाइए। वसीयत में उन्होंने ये चीज लिख दी है अपनी। सीक्रेसी मेंटेन करने का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, तो सीक्रेसी मेंटेन करने का एग्जांपल मैंने आपको कोका कोला के बारे में बताया। तो कोका कोला एक कार्बोनेटेड वाटर है और उसका जो फॉर्मूला है वो सीक्रेट है, किसी को पता नहीं कि क्या क्या चीज मतलब कार्बोनेटेड। ये मैंने एक बार आपको क्लास में भी एग्जांपल दिया था, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा था कि कार्बोनेटेड ड्रिंक तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, पेप्सी बनता है, थम्स अप बनता है, और आपके वो गोली सोडा भी बेचता है, ठेले में लाता है, वो बना के बेचता है, काला सफेद ऐसे करके अलग अलग फ्लेवर का। तो वो भी लगभग कोका कोला जैसा ही लगता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोका कोला का ये सीक्रेट फॉर्मूला है कि वो कौन सी चीज कितने रेशियो में मिला के वो तिजोरी में बंद करके रखा है उसने। तो इसी तरह से हर एक बिजनेस का कुछ सीक्रेट होता है। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो आप अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि सारे पार्टनर्स को पता चल जाएगा, स्टॉक होल्डर्स को पता चल जाएगा, वो भी अपनी फर्म से स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले बहुत फेमस हैं, और बराक ओबामा भी उनका रसगुल्ला खाना पसंद करते हैं, उनका गुलाब जामुन खाना पसंद करते हैं, अमिताभ बच्चन भी खाना पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को भी बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो, लेकिन गुलाब जामुन बनाना किसको आता है? सिर्फ लल्लू लाल को पता है कि वो कैसे अच्छा वाला गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब जामुन तो बहुत मिलता है, लेकिन वो पर्टिकुलर गुलाब जामुन में किस रेशियो में क्या चीज डालते हैं सबको पता है, किस क्या क्या चीज डाल के बनता है। आपने देखा होगा किसी एक शॉप की कोई पर्टिकुलर चीज बहुत फेमस होती है, कहीं के छेने के रसगुल्ले फेमस हैं, कहीं का कोई मिठाई फेमस है, कहीं की भेलपुरी फेमस है, ठीक है, अलग अलग चीजें फेमस हैं। लेकिन हर एक इंसान की एक सीक्रेसी है कि कौन सी चीज किस रेशियो में मिलाएगा तो वो बेटर बनेगा। तो वो सीक्रेसी आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में मेंटेन रहती है। और दूसरी आखिरी चीज कि इसके ऊपर कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता है। ये सारे के सारे इसमें एडवांटेज हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, मतलब
कि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म के ऊपर कोई लोन है, कोई बकायदारी है और किसी वजह से आपकी फर्म दिवालिया हो गई, वो पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो उस केस में आपकी पर्सनल बैंक अकाउंट और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई बकायदारी है, वो बैंकरप्ट हो जाती है कंपनी, उस केस में जो उसका प्रोप्राइटर है, उस प्रोप्राइटर की जमीन जायदाद बैंक अकाउंट सब जब्त कर लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। अगर आपने बिजनेस गलत तरीके से चलाया तो ये माना जाएगा कि आपकी गलती है और आप ही भरोगे इसको। तो प्रोप्राइटरशिप में भी यही प्रॉब्लम है और पार्टनरशिप फर्म में भी यही होता है। पार्टनरशिप फर्म का भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज हैं। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके सारे पार्टनर्स की जो है पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। इसमें दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जब आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पीएफ कटता है, एचआरए कटता है, मेडिक्लेम मिलता है, आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये सब सारी चीजें सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं एप्लीकेबल होती है, क्योंकि वो छोटा बिजनेस है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर ये सब ये करने लगेगा तो ये बिजनेस ही नहीं चला पाएगा, प्रॉफिट ही नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है सोल प्रोप्राइटरशिप को कि वो फंड रेज नहीं कर पाता है अच्छे से। क्यों? क्योंकि एक अकेला इंसान है, उसकी कितनी क्रेडिट है। अभी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज कहेगी कि मुझे फंड की जरूरत है, मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बॉन्ड सब परचेज कर लेंगे। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई आईपीओ लाएगी, सब लोग परचेज करेंगे उसको, सब पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन एक सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक फ्रूट सेलर है, उसकी एक छोटी शॉप है, अकेला इंसान वो फल बेचता है, अब उसको लग रहा है कि मुझे अपनी दुकान को थोड़ा हाईटेक बनाना है, फ्रीजर लगवाना चाहिए ताकि मेरे फल और सब्जियां खराब ना हो, थोड़ा ग्लो साइन लगाना चाहिए, फिर मैं अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट बना लूं, एक ऐप बना लूं ताकि ऑनलाइन ऑर्डर आए तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर पहुंचाऊं एक एम्प्लॉय रख के। ये सब वो करना चाहता है, इसके लिए उसको 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो अगर उसके फैमिली मेंबर्स के पास या फ्रेंड्स के पास पैसा है तो मिल जाएगा उसको, लेकिन अगर उसकी फैमिली गरीब है या कोई इसके दोस्त नहीं है ऐसे जो पैसा इतना देने को तैयार हो जाए तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। बैंक के पास जाएगा तो जनरली इतनी आसानी से बैंक उसको लोन नहीं देगा, ना ही मार्केट में कोई उसको पैसा देगा। कोई थोड़ी ना कहेगा मुझे आईपीओ लेके आना है, मैं अपना बॉन्ड इशू करना चाहता हूं। तो फंड रेज करना एक सोल प्रोप्राइटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए फिर उनको क्या है, पार्टनरशिप मोड में जाना पड़ता है कि अगर पैसे की जरूरत है तो उन्होंने और अमीर लोगों को साथ में ले लिया कि आप मेरे साथ आइए और हम लोग मिलके फिर बिजनेस करते हैं। लेकिन उस केस में फिर आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसकी लिमिटेड लाइफ होती है। लिमिटेड लाइफ का क्या मतलब हुआ, आपका जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सब इनका परपीचुअल सक्सेशन होता है। परपीचुअल सक्सेशन का क्या मतलब वो लगातार चलती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरू भाई अंबानी ने शुरू करी, अभी धीरू भाई अंबानी अभी है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है और बड़ी हो गई। जेआरडी टाटा ने शायद 100 साल पहले या उससे भी पहले टाटा ग्रुप की स्थापना करी थी। जेआरडी टाटा भी जिंदा है। उसके बाद कितने लोग चेंज हो गए, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, अभी टाटा ग्रुप का चेयरमैन कौन है, चंद्रशेखरन जो है वो टीसीएस के एमडी एंड सीईओ थे, उनको फिर टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया है। ठीक है, उसके पहले कौन चेयरमैन था, चंद्रशेखरन के पहले। चलो धीरे धीरे, यानी कि आप इन सब चीजों को धीरे धीरे लर्न करो। आप मेरे लेक्चर जितने भी हैं आप सुनोगे तो आपको उसमें सारी चीजें ये सब मिलती रहेंगी, तो आप उनको अपने पास नोट करते जाना। ठीक है, आपके माइंड में या आपकी नोटबुक में। उनके पहले साइरस मिस्त्री थे और साइरस मिस्त्री के पहले रतन टाटा चला रहे थे, तो रतन टाटा ने बहुत सक्सेसफुली चलाया। तो लॉस लिमिटेड लाइफ का मतलब ये हुआ कि प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो बिजनेस खत्म हो गया आपका। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या, जेआरडी टाटा ने शुरू किया, वो चलती चली जा रही है। एक इंडिविजुअल से मतलब नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल, इंफोसिस टेक्नोलॉजी किसने शुरू करी थी, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी एक समय, नारायण मूर्ति ने। नारायण मूर्ति साहब ने इंफोसिस टेक्नोलॉजी शुरू करी थी। तो नारायण मूर्ति अभी उसको चला नहीं रहे हैं, कोई और सीईओ बना, फिर कोई और बना, फिर कोई और बना। लेकिन नारायण मूर्ति हो कंपनी में या ना हो, स्टीव जॉब ने एप्पल बनाई थी, अभी स्टीव जॉब है क्या, तब भी एप्पल चल रही है। एप्पल की
टोटल मार्केट क्या पता है आपको कितनी है? 2 ट्रिलियन, यानी कि इक्विवेलेंट टू दुनिया की 8वें नंबर की कंट्री, 7वें 8वें नंबर की। अगर एप्पल को एक देश मान लिया जाए तो दुनिया के 8वें नंबर का देश हो जाता, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है उसका साइज है 2.5 to 2.75 ट्रिलियन, 2.5 से 2.25 ट्रिलियन के आसपास। और अब अकेले एप्पल का ही मार्केट कैप है 2 ट्रिलियन, यानी इक्विवेलेंट टू इंडिया मान लो, थोड़ा और बढ़ जाएगा तो इंडिया के बराबर। तो दुनिया की अगर उसको एक देश मान ले तो दुनिया का 7वां 8वां देश हो गया। या फिर अगर दूसरे तरीके से कहें कि अगर हम पीछे से गिने, जैसे दुनिया में 200 देश हैं, तो जो सबसे छोटे 100 देश हैं उनकी टोटल जीडीपी इज इक्वल टू एप्पल, यानी वो 100 देशों को खरीद लेगा अकेले एप्पल, इतनी बड़ी कंपनी। तो वो शुरू करी किसी ने, स्टीव जॉब्स ने, अब वो नहीं है लेकिन कंपनी चल रही है। तो प्रोप्राइटरशिप में यही लॉस होता है कि जो उसका संस्थापक है अगर वो नहीं रहेगा तो कंपनी भी बंद हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मरने के पहले उस कंपनी को पार्टनरशिप, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर देना है, ताकि आपकी फैमिली मेंबर भी उसका एडवांटेज लेते रहे। यानी स्टार्ट करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा ऑप्शन है। लॉस इन एब्सेंस, प्रोप्राइटर नहीं होगा, वो चीज मैनेज नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मान लीजिए कि प्रोप्राइटर का एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, वो हफ्ते 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, कोई काम नहीं कर पा रहा, उसकी शॉप का क्या होगा? जो नौकर वोकर जो बैठते होंगे, जो एम्प्लॉय देख रहे होंगे, सत्यानाश कर देंगे तब तक तो, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या सब कुछ बना है, अगर चेयरमैन या मालिक को कुछ हो जाता है तो ये नहीं होगा कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि सारे मैनेजर्स हैं वो देखते रहेंगे, चलाते रहेंगे। हाँ, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है। कौन से लोगों के लिए सुइटेबल होती है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म? बस कुछ मिनट में खत्म कर रहे हैं, आखिरी टॉपिक है ये। सुटेबिलिटी ऑफ एसपी यानी सोल प्रोप्राइटरशिप किन के लिए सुटेबल है? फॉर बिजनेसेस वेयर कैपिटल रिक्वायर्ड इज स्मॉल एंड रिस्क इन्वॉल्व इज नॉट हैवी, दिस टाइप ऑफ फर्म इज सुटेबल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन से बिजनेस को कर सकते हैं इसमें, जहां पे कैपिटल की आवश्यकता बहुत कम हो, कम पूंजी में बिजनेस हो जाए, जहां पे रिस्क थोड़ा कम हो, क्योंकि बहुत हैवी रिस्क एक इंडिविजुअल नहीं ले सकता है। तो उस बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में स्टार्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं किन के लिए यह बेहतर है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व मैनुअल स्किल, जो ऑटोमेशन में या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री या मशीन लगा के नहीं करना है, मैनुअल स्किल से, मतलब जैसे मूर्ति बनाना, पेंटिंग बनाना, हाथ से कुछ चीजें बनाना, हैंडक्राफ्ट के आइटम बनाना, ठीक है, वो सारे, जैसे हैंडक्राफ्ट के आइटम बनाना, फायरवर्क्स बनाना, ठीक है, बीड़ी बनाना, ज्वेलरी डिजाइन करना, टेलर का काम करना, ड्रेस डिजाइनिंग का काम करना, हेयर कटिंग का काम करना, जो हैंड से हो सकते हो, जिसके लिए बहुत ज्यादा ऑटोमेशन और मशीनरी की जरूरत नहीं हो, उस काम के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस सुटेबल होता है। तो हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं अपनी, और पार्टनरशिप हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप पूछिए।